सच है, निष्पक्ष है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज भारत। मणिपुर भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से का एक छोटा राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध। पिछले 2 साल में मणिपुर कुकी और मैती समुदायों के आपसी अधिकारों के विवाद में जल रहा है। इस बीच पीएम मोदी का मणिपुर दौरा महत्वपूर्ण माना गया, लेकिन स्वागत की चकाचौंध के बीच सवाल भी गहरे उठे। क्या हिंसा जातीय संघर्ष का नतीजा है या राजनीतिक चालबाजियों और बंदूकों की आवाजों के बीच विश्वास की कमी का, या इसके पीछे है एक बड़ा ड्रग नेटवर्क? आइए जानते हैं पूरी कहानी। विवाद की एक वजह मैती समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने की मांग और कुकी समुदाय की जमीन पर चिंता थी। इससे दोनों समुदायों में संघर्ष भड़का, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों विस्थापित हुए। इस बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और सुरक्षा बलों की गतिविधियां भी सुर्खियों में रहीं। समस्या को सही से समझने के लिए आइए शुरू करते हैं। मणिपुर का इतिहास समृद्ध और जटिल है। इसकी प्राचीन सभ्यता कांगलेई सभ्यता के नाम से जानी जाती है। 15वीं से 18वीं सदी में मैतेई साम्राज्य ने राज्य का विस्तार किया और आसपास के पहाड़ी जनजातियों जैसे नागा और कुकी के साथ लगातार मेलजोल और टकराव होता रहा। 18वीं से 19वीं सदी में बर्मा और असम के राजाओं का दबाव रहा। 1826 की यांडाबू संधि के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मणिपुर को बर्मी प्रभाव से मुक्त कराया। 1891 में अंग्रेज मणिपुर युद्ध हुआ, जिसमें मणिपुरी राजकुमारों ने विद्रोह किया, लेकिन वे युद्ध हार गए और हार के बाद अंग्रेजों ने मणिपुर को प्रिंसली स्टेट बनाया। 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के बाद यह स्वतंत्र संवैधानिक राजशाही बना। इसे 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और फिर 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। घाटी में मैतेई और पहाड़ों में नागा और कुकी सबके सपने अलग अलग थे। 1972 में पूर्ण राज्य बनने के बाद भी मणिपुर अशांत रहा। इसी खींचातान ने उग्रवादी संगठनों को जन्म दिया, जो आजादी और स्वायत्तता के लिए हथियार उठाए बैठे थे। उग्रवाद पर नियंत्रण हेतु केंद्र सरकार ने राज्य में अफस्पा लगा दिया। अफस्पा यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जो अशांत क्षेत्रों में सेना को बिना वारंट गिरफ्तारी, गोली चलाने जैसे विशेष अधिकार देता है। यह कानून मानवाधिकारों के उल्लंघन के कारण सुर्खियों में रहता है। 2015 में मैतेई युवाओं ने बाहरी लोगों को रोकने के लिए इनर लाइन परमिट की मांग की, जो एक आधिकारिक अनुमति है जिसके बिना बाहरी लोग भारत के कुछ संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते। फिर 2023 में कुकी और मैतेई समुदाय हिंसा की आग में जल उठे। 5 दशक बाद भी मणिपुर का सवाल वही है, आखिर शांति कब लौटेगी? डेमोग्राफी की बात करें तो मैतेई आबादी का 55%, नागा 25% और कुकी 16% हैं। मैतेई मुख्य रूप से हिंदू हैं, जबकि अधिकतर जनजातीय समूह ईसाई या परंपरागत धर्म मानते हैं। जहां मैतेई इम्फाल घाटी के छोटे मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं, वहीं कुकी और नागा पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। मैतेई प्रमुख होते हुए भी जनजाति दर्जा नहीं पाए, जिससे वे पहाड़ी इलाके में नहीं बस सकते और घिरकर 10% मैदानी क्षेत्र में ही रहने को मजबूर हैं। भारत का संविधान और कानून जनजातियों को भूमि अधिकार देते हैं। संविधान का अनुच्छेद 371C, जो 1971 में 27वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, इसके तहत मणिपुर के पहाड़ी इलाकों के लिए हिल एरियाज कमेटी बनी, जो जमीन और प्रशासन में जनजातीय अधिकार सुरक्षित रखती है। इसके अतिरिक्त पेशा एक्ट 1996 और वन अधिकार कानून 2006 स्थानीय समुदायों के अधिकारों को सुनिश्चित करते हैं। 90% पहाड़ी भूमि जनजातियों के नाम पर सुरक्षित है, जिससे मैतेई उन्हें खरीद नहीं सकते। समस्या तब बढ़ी जब मणिपुर हाई कोर्ट ने 27 मार्च 2023 को निर्णय दिया कि राज्य सरकार मैतेई समुदाय को एसटी सूची में शामिल करने का यथाशीघ्र विचार करे। कुकी समुदाय ने इसका विरोध किया,
उनका पक्ष था कि एसटी दर्जा मिलने पर मैतेई को नौकरियों, शिक्षा और राजनीति में आरक्षण मिलेगा और उन्हें अपनी जमीन के अधिकार से भी हाथ धोना पड़ सकता है। पहले से ही मैतेई सबसे शिक्षित और आर्थिक रूप से मजबूत है, बल्कि अगर कहा जाए तो मैतेई ही मणिपुर का प्रमुख समूह जो शासन और प्रशासन में प्रमुख भूमिकाएं निभा रहा है, जिससे वहां की लोकल राजनीति में उनका दबदबा ज्यादा है। फरवरी 2004 में हाईकोर्ट ने निर्देश हटा दिया क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है कि वह किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए शेड्यूल्ड ट्राइब्स की सूची अधिसूचित कर सकता है। यह अधिसूचना केवल संसद या कानून द्वारा ही बदली जा सकती है। मतलब कोई भी नई जाति समुदाय एसटी सूची में सीधे राष्ट्रपति या राज्य सरकार के कहने से शामिल नहीं हो सकता। इसके लिए संसद में संशोधन पारित करना पड़ता है। इस फैसले में देरी के कारण हिंसा भड़की। दोनों पक्षों से सैकड़ों लोग मरे, हजारों विस्थापित हुए। केंद्र सरकार ने अर्धसैनिक बल के जवान तैनात कर दिए। बाद में स्थिति बिगड़ने पर भारतीय सेना और एयर फोर्स भी तैनात किए गए। 40,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी मणिपुर में तैनात रहे। आखिरकार विरोध से मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह की कुर्सी भी डगमगा गई और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। लेकिन स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया। हाल के महीनों में हिंसा के बड़े दायरे की घटनाएं कम हुई हैं और आम जनजीवन सामान्य हो रहा है, लेकिन दोनों समुदायों के बीच भरोसे की कमी अभी भी बनी हुई है। आखिर 2 साल के लंबे इंतजार के बाद प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर आए और 8,500 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। संदेश था कि शांति और विकास लौटेंगे। वहीं विपक्ष ने सवाल उठाया कि यह दौरा प्रतीकात्मक तो नहीं। राहत शिविरों की स्थिति देखें तो स्थायी समाधान, मुआवजा और पुनर्वास अभी बाकी हैं। पीएम के दौरे का निहितार्थ यह जरूर निकाल सकते हैं कि केंद्र सक्रियता दिखा रहा है, पर न्याय और स्थायी शांति की दिशा में कदम अधूरे हैं। विस्थापितों की दैनिक जिंदगी अब भी कठिन है। महिलाएं और बच्चे अस्थायी शिविरों में रहते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्याएं बनी हुई हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी मणिपुर अहम है, क्योंकि मणिपुर की अस्थिरता सिर्फ जाति हिंसा तक सीमित नहीं है। यह गोल्डन ट्रायंगल से जुड़ी ड्रग तस्करी के लिए उपजाऊ जमीन बन चुकी है। म्यांमार सीमा से होकर अफीम, हीरोइन और सिंथेटिक ड्रग्स भारत में घुसते हैं और इन्हें सुरक्षा बलों पर हमलों, उग्रवादी समूहों की फंडिंग और हथियारों की तस्करी से जोड़ा जाता है। गोल्डन ट्रायंगल दक्षिण पूर्व एशिया का वह इलाका है जहां म्यांमार, लाओस और थाईलैंड की सीमाएं मिलती हैं। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अफीम और हीरोइन उत्पादन क्षेत्र है। यहाँ से निकलने वाला नशा तस्करी नेटवर्क के जरिए भारत सहित पूरी दुनिया तक पहुँचता है। मणिपुर की हिंसा अगर लंबी चली तो यह न सिर्फ स्थानीय बल्कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा साबित हुआ। मणिपुर हिंसा के कारण पर्यटन ठप है, जो कि किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में अहम रोल निभाता है। वहीं मणिपुर तो सुंदरता का खजाना है। यहाँ लोकटक झील पर स्थित केबुल लामजो नेशनल पार्क दुनिया का इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यह विलुप्त प्राय संगाई हिरण, जिसे डांसिंग डियर भी कहते हैं, का भारत में अंतिम घर है। हिंसा तथा अस्थिरता से स्थानीय व्यापार प्रभावित हो रहा है और रोजगार के अवसर घट गए हैं। मणिपुर में स्थायी शांति तभी संभव है जब मैतेई और कुकी समुदाय ऐतिहासिक असमानताओं, जमीन और जनजाति अधिकारों पर संवाद करें। राजनीति को वोट बैंक की बजाय समाधान पर केंद्रित होना होगा। भारत की सुरक्षा दृष्टि से यह क्षेत्र संवेदनशील है। विश्वास केवल सेना की मौजूदगी से नहीं, बल्कि न्याय, समान विकास, पारदर्शी पुनर्वास और भरोसे पर आधारित राजनीतिक समझौते से ही लौटेगा। अगर यह प्रक्रिया विफल रही तो तनाव लंबे समय तक रहेगा और भविष्य अस्थिर होगा। आखिर में सवाल यही उठता है, क्या मणिपुर का दर्द जातीय संघर्ष की देन है, या राजनीतिक उपेक्षा का नतीजा है, या ड्रग नेटवर्क का गहरा षड्यंत्र है? अपने विचार हमें जरूर कमेंट करें। खबरों का गहन विश्लेषण देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली खबर में। धन्यवाद।